हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही आसान तरीके से चल रही होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन वाला नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। हम कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ये चीजें आपको वीडियो में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपत्ति वाले प्रश्न है, जो कि हमें कमेंट बॉक्स से आप ही लोगों से हमें सारी चीजें पता चली। हमने भी कुछ रिसर्च की जहां से ये पता चला कौन से प्रश्न पर आपत्ति किया जा सकता है। और याद रखिए कि टीम दृष्टिकोण आज भी और आगे भी और हमेशा आपके साथ रहेगा। जिन प्रश्नों पर आपत्ति किया जाना चाहिए उन प्रश्नों पर टीम दृष्टिकोण द्वारा आपत्ति हो भी चुका है, और उसके साथ साथ आप भी जिन प्रश्नों को लगे ये आपत्तिजनक है तो आप उसको प्रश्न को आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से आपत्ति वाले प्रश्न। और इसके साथ साथ पहले भी आपसे कहे थे कि अगर बहुत कट ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप हमेशा याद रखिएगा अगर कम नंबर भी बन रहा है, 60 से थोड़ा कम है 1-2 नंबर, फिर भी आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना है। 25 रुपए लगेगा, उसके लिए परेशान मत होइए। आपको याद रखिए कि आपको फॉर्म भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की और पता चले कि आपने फॉर्म नहीं भरा और पता चला कट ऑफ जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कम नंबर पे चला गया, तो बहुत तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते कि ऐसी तकलीफ आपको। अगर कोई पैसे की समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके फॉर्म का पैसा टीम दृष्टिकोण देगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना है। याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा जब भी होगी फॉर्म भरना है, नहीं तो बहुत पछतावा होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हम उस क्राइटेरिया में आ भी रहे हैं, हम वो क्राइटेरिया क्रॉस भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमने फॉर्म नहीं भरा। सोचिए, बहुत तकलीफ होती है। तो ये बात याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा का जैसे ही फॉर्म आए, आपका नंबर कम भी है तब भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतने सारे हमने रिजेक्शन झेले हैं, इतने सारे हमने असफलताएं देखी हैं। ग्रुप डी हो गया, इसके साथ साथ इसके पहले वाले जो यूपी पुलिस के, बहुत सारी जगह असफलता देखने के बाद चलिए एक जगह और मिल जाएगा, लेकिन आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि होने के बाद और पता चला कि शॉर्ट लिस्ट में नंबर कम चला गया है तो बहुत तकलीफ होती है कि पता चला कि हमारा एक नंबर ज्यादा ही था शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, है ना। तो बहुत तकलीफ होती है। याद रखिए, आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए आपत्ति वाले प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ये, जो कि 6 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का है, जो कि 6 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का है, जिसमें जिसमें दिया गया था कि विषम वर्षों में हिंदी इंग्लिश का था। इसमें जो क्वेश्चन में जो कमियां थी वो हिंदी इंग्लिश की थी। उसमें अर्जित लाभ के बारे में पूछा था, अर्जित लाभ के बारे में पूछा था। और इंग्लिश में जो है एवरेज प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर एवरेज पूछ लिया था। तो अब ये है कि उस बच्चे की क्या गलती है जिसने केवल हिंदी को पढ़ा है? क्या उसे प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या गलती है? आयोग मतलब क्या ये चीजें जानबूझकर करता है? सोच कर देखिए कि सोचिए वो एक नंबर से छट जाएगा, कितनी ज्यादा उसको तकलीफ होगी, है कि नहीं। तो ये हो गया आपत्ति वाला प्रश्न। और लेकिन इसमें आयोग ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि यदि किसी प्रश्न के, क्या है, यदि किसी प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी भी प्रकार की मुद्रण तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता या त्रुटि हो तो प्रश्न को अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। इसमें आयोग ने कह दिया है कि कोई मतलब नहीं है, आप चाहे जितना फटकते रहिए, परेशान होते रहिए, हमको जो मानना है हम वो मानेंगे। अब बताइए। और इसमें ई ऑप्शन में ये भी दे दिया था, ई ऑप्शन में सब में ये भी था कि इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो बच्चा तुरंत कंफ्यूज, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सॉल्व किया 2 मिनट 3 मिनट वो अपना खत्म किया, वो अपना उस मिनट में, उस समय में वो और भी क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया, 2-3 मिनट खर्च किया और उसके बाद पता चलता है उसमें ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन नहीं मैच हुआ तो लास्ट वाला मैच भी हो गया कि इनमें से कोई नहीं, वो तो मार दिया होगा बच्चा। तो ये क्वेश्चन था और ऐसी चीजें होती हैं हमारे यहाँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो है शालीमार बाग बाग कहाँ पर है? शालीमार बाग कहाँ पर है? अब इसमें ये चीजें फंसी कि शालीमार बाग जो है देखने के बाद श्रीनगर, और दूसरा जो है, दूसरा शालीमार बाग जो है दिल्ली में, दूसरा दिल्ली में। अब आपको ऑप्शन में दिल्ली नहीं देना चाहिए था, और या फिर देना चाहिए था बी और डी दोनों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें केवल एक ऑप्शन दिया था। ये क्वेश्चन है, ये 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें श्रीनगर भी दे दिया था और दिल्ली भी दे दिया था। क्या है? श्रीनगर को भी दिया था और दिल्ली को भी दे दिया था। अब इसमें आपको एक ऑप्शन और देना चाहिए था कि बी और डी दोनों। तो ये मेन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया और ये एक आपत्ति वाले क्वेश्चन बन सकता है। चलिए
अगर हम अगले आपत्ति वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये जो श्रीनगर वाला क्वेश्चन है ये है 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। ये कौन सा शिफ्ट है? ये 7 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जिसको जो कि योगेश जी ने भेजा है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि 6 सितंबर क्या है कि 6 सितंबर जो है 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। चलिए 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जो कि क्या है कि किस बाह्य एवं आंतरिक मतलब किस आर्टिकल द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। चलिए तो इसमें बाह्य एवं आंतरिक की बात कहा है, जबकि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में भारत के संविधान के इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्या है इसमें कौन सा आर्टिकल माना है? इसमें 352 आर्टिकल को माना है। और इसमें दिया कौन सा? इसमें दिया है 359, जबकि 359 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 359 है, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति है। मतलब इसमें राष्ट्रपति की आपातकालिक शक्ति की बात कही है, और जबकि बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान जो है वो 359 को मान लिया, जो कि सही होना चाहिए 352। ये भी एक आपत्ति वाला क्वेश्चन है जो कि 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। याद रखिएगा 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि आंसर की जो मास्टर की है उसमें 39 नंबर पे है, ठीक 39 नंबर पे है। और देखते हैं हम कि और कौन सा आपत्ति वाला क्वेश्चन हो सकता है। और कुछ बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि मानव नेत्र क्या है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। चलिए इसमें जो आयोग ने क्वेश्चन को आंसर माना है, क्वेश्चन का आंसर माना है, वो प्यूपिल को माना है, वो प्यूपिल को माना है। और एक ग्रुप डी 2018 में एक पेपर हुआ था, ग्रुप डी 2018 में पेपर हुआ था, 24 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है। उसमें भी यही क्वेश्चन था कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसने भी क्या माना है? इसने भी प्यूपिल माना है, इसने भी पुतली को ही माना है। चलिए तो इस अकॉर्डिंग तो ये जो है ये सही है, इस अकॉर्डिंग ये सही होगा। लेकिन अगर इसे गूगल में सर्च करें तो गूगल में थोड़ा सा कुछ अलग आता है, जो कि ये है आइरिस, जो कि आइरिस है जिसमें मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये एक बन सकता है आपत्ति ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, आप चाहे तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर को है, याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है वो 17 सितंबर को है, याद रखिएगा। चलिए उससे पहले आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और प्रत्येक ऑब्जेक्शन कितने भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए आपको 100 रुपए शुल्क देना होगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट, हमारे मित्र ने क्वेश्चन भेजा है, हमारे फ्रेंड्स ने एक क्वेश्चन भेजा है जिसमें सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, और परिवार में कितने पुरुष हैं, मतलब मेल टोटल मेल की बात किया है, मेल नंबर की बात किया है। और ये क्वेश्चन है 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। ये क्वेश्चन कब का है? 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सुकेत है, अगर सुकेत की बात करें, उनकी 3 बेटियां हैं, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी के एक भाई है, 1 2 और 3, 3 बेटियां और प्रत्येक बेटी के जो है एक भाई है। चलिए एक भाई है, अगर ये कहता कि प्रत्येक बेटी के एक पति हैं, प्रत्येक बेटी के एक एक पति हैं, तब तो हो जाता कि हाँ एक पुरुष, इनके भी एक, इनके भी एक, इनके भी एक। लेकिन क्या किसकी बात कर रहा है? भाई की बात कर रहा है। अगर एक भाई भी हुआ तो सबके क्या हो जाएंगे? सबकी सभी के क्या होंगे? सभी के भाई होंगे। तो इसलिए एक पुरुष तो ये हो गए, और इसमें सुकेत एक पुरुष को माना गया है, तो एक और एक दो, मतलब 2 पुरुष हो गए। चलिए तो इसमें आयोग ने इसको पुरुष माना है, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने सही माना है। लेकिन आप अगर आपत्ति करना चाहें तो इस पर आपत्ति इस तरह से हो सकती है कि जो सुकेत है इस जेंडर कैसे कंसीडर होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जो आयोग ने माना है इस अकॉर्डिंग ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जो आपत्ति वाले ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये आपत्तिजनक है, इस पर हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, शायद हमारा नंबर इसमें प्लस हो सकता है, तो याद रखिए कि आपको इस नंबर पर, आप जो है इस नंबर पर, चलिए चलिए, आप जो है इस नंबर पर
सेकंड नंबर हम आपको दे देते हैं। नंबर है 9455 9455 6868 06। ये नंबर याद रखिएगा और आप जो है इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं और आप अपना साक्ष्य जो भी प्रूफ है आप वो सेंड कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन है किस शिफ्ट में पूछा गया है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इस नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और याद रखिए कि मुख्य परीक्षा जो भी इसके बाद आएगी पिट रिजल्ट के बाद आपको उस मुख्य परीक्षा में शामिल होना है, आपको उसका फॉर्म भरना है और निश्चिंत ही आप उसका फॉर्म भरिए, भले ही आपका 60 से 1-2 नंबर कम हो, 55 के आसपास हो, लेकिन फॉर्म भरिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और याद रखिए कि हमारा एक बेहतरीन ट्रिक और एनिमेशन के साथ एक सेशन चलता है जो कि चीजें इस वे में चलती है कि आप अगर क्लास में केवल क्लास को देखने लगेंगे, देखने मात्र से ही पूरा का पूरा सेशन, पूरा क्लास आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती है और जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, जिसमें कि आने वाले आगामी परीक्षा जो कि है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 वहां से क्वेश्चन पूरी तरीके से फंसने के संभावना बनते हैं। तो आप वो सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ-बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर